नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो भारत में न्याय की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। साल 2020 में हुई एक जांच ने कुछ ऐसा ही दिखाया। उसने बताया कि बहुत से लोगों के लिए हमारा संविधान जेल के दरवाजे पर आकर ही दम तोड़ देता है। सोचिए, 2020 में जब पूरी दुनिया का ध्यान एक महामारी पर था, तब पत्रकार सुकन्या शांता की एक रिपोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश किया जहां भारत का संविधान जेल की दीवारों के अंदर बेमानी हो जाता है। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि जाति व्यवस्था, जिसे संविधान ने कब का खत्म कर दिया है, वो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि जेलों के अंदर उसे बाकायदा लागू किया जा रहा था। तो इस जांच में आखिर सामने आया क्या? असल में इसने हमारे सामने दो अलग अलग भारत की एक तस्वीर पेश की। एक वो जो संविधान के हिसाब से चलता है, और दूसरा वो भारत जो जेलों के अंदर है, जो एक बिल्कुल ही अलग सदियों पुराने रिवाजों पर चल रहा था। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। समाजशास्त्री लुइस ड्यूमॉन्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पवित्रता और प्रदूषण का। पता चला कि इसी विचारधारा को जेल सिस्टम के अंदर कैदियों की जिंदगी चलाने का आधार बना लिया गया था। मतलब एक समाजशास्त्रीय सोच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता था। और ये कोई अचानक हुआ भेदभाव नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी बनाई गई व्यवस्था थी। मतलब काम का बंटवारा इस बात पर नहीं था कि कौन क्या कर सकता है, बल्कि पूरी तरह से इस बात पर था कि कौन किस जाति से आता है। जिन्हें ऊंची जाति का माना जाता, उन्हें रसोई जैसे शुद्ध काम दिए जाते, जबकि दलित कैदियों को टॉयलेट साफ करने और झाड़ू लगाने जैसे अशुद्ध कामों के लिए मजबूर किया जाता। और ये भेदभाव सिर्फ काम तक ही नहीं रुका था, ये और भी गहरा था। ऊंची जाति के कैदियों को बेहतर खाना मिलता था, यहां तक कि उनके रहने की बैरकें भी जाति के आधार पर अलग अलग थीं। और ये सब कुछ आधिकारिक तौर पर राज्यों के जेल मैनुअल में लिखा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी, ये बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में लिखा था। जैसे पश्चिम बंगाल जेल मैनुअल में साफ साफ लिखा था कि झाड़ू लगाने का काम सिर्फ कुछ खास जातियों के लोग ही करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक ये व्यवस्था चलती कैसे रही। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी औपनिवेशिक जड़ों तक। असल में अंग्रेज शासकों ने जाति को कभी एक सामाजिक बुराई की तरह देखा ही नहीं जिसे खत्म करना हो, बल्कि उन्होंने इसे राज करने और लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार माना। और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये विरासत चलती रही। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो जाहिर है न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना पड़ा। देश के कानूनों और जेलों की हकीकत के बीच जो ये बहुत बड़ा फासला था, उसका सामना तो करना ही था। जेलों में चल रही ये प्रथा हमारे संविधान की आत्मा यानी मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन थी। चाहे वो आर्टिकल 15 हो जो जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है, या आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करता है। ये सिस्टम इन सब की धज्जियां उड़ा रहा था। सवाल ये था कि 70 साल से ज्यादा हो गए, ये सब चलता कैसे रहा? तो न्याय का ये सफर शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले रिपोर्ट पब्लिश हुई, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद इस पर एक्शन लिया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रथा को ही गैर संवैधानिक करार दे दिया और सभी राज्यों को जेल के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटाने का हुक्म दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कम से कम 10 राज्यों में एक कैदी की किस्मत उसके नाम के आगे लिखे जाति के कॉलम से तय हो रही थी। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कॉलम को हर तरह के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, चाहे वो सजा काट रहे कैदी हों या विचाराधीन। भले ये फैसला संवैधानिक मूल्यों की एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गया कि हम जेलों को किस नज़र से देखते हैं। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये काम करने वालों का बंटवारा है। उनके ये शब्द इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। ये सिस्टम सिर्फ काम नहीं बांट रहा था, ये इंसानों को बांट रहा था, उन्हें जन्म के आधार पर छोटा बड़ा बता रहा था। इस प्रथा का इतने सालों तक एक आधुनिक लोकतंत्र में बने रहना कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक नैतिक चेतना की एक बड़ी नाकामी को दिखाता है। ये एक समाज के तौर पर हम सब पर एक सवाल है, और ये हमें उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है जो इस पूरे मामले ने उठाया है कि जेल का मकसद क्या है? किसी इंसान को सुधारना या उसे और ज्यादा अपमानित करना? क्योंकि अगर जेल के अंदर भी किसी इंसान को उन्हीं जालिम सामाजिक ऊंच नीच का सामना करना पड़े जो उसने बाहर किया था, तो क्या हम उसे सच में एक सुधारगृह कह सकते हैं?